स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है गाज़ा पीस प्लान के बारे में। गाज़ा स्ट्रिप के वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट किया जा सके और वॉर सिचुएशन की वजह से जो डैमेज हुआ है उसका रिकन्स्ट्रक्शन हो सके। इसके लिए एक 15 पॉइंट का जो प्रपोजल है वो सजेस्ट किया गया है यूएस के द्वारा। स्ट्रिप एरिया के अंदर में आप देखिए कि हमास नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लार्जर वे के अंदर में गजा स्ट्रिप को कंट्रोल है वो किया करता है। तो हमास के द्वारा भी इस प्रपोजल को आप देखिए कि एक्सेप्ट वो किया गया है। और इसी प्रपोजल के अंदर में एक पॉइंट ये भी है कि हमास अपने आप को डिसआर्म है वो करेगा। यहाँ पे गजा स्ट्रिप के वहाँ पे जो पावर है वो एक अथॉरिटी को आप देखिए कि ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा। बट हमास ने अपना एक कंडीशन बताया है कि गजा स्ट्रिप का जो 60% एरिया है जो प्रेजेंट समय के अंदर में इजरायली डिफेंस फोर्सेज के द्वारा कवर है वो किया गया है। तो सबसे पहले जो इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो विड्रोवल को कैरी आउट करें और उसी के लेटर फेज के अंदर में हमास अपने आप को डिसआर्म है वो करेगा। अब आप देखिए कि जब हमास ने इस पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया था, उन्होंने अपना जो कंडीशन है उसको बताया था, तो इजराइल के एक मिनिस्टर हैं उन्होंने इस कम्प्लीटली जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया था। अब वहाँ पे जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने भी इसको रिजेक्ट है वो किया है कि यूएस का ये जो प्लान है वो सही है। बट आप देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे हमास के द्वारा कंडीशन रखना कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज विड्रोवल को कैरी आउट करें, बल्कि जो हमास है उसको पहले यहाँ पे डिसआर्म है वो करना चाहिए। और इजरायली डिफेंस फोर्सेज का जो प्रेजेंस है वो इजराइल का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे है। तो आप देखिए कि जब सिक्योरिटी फोर्सेज के विड्रोवल के लिए कहा गया है प्लान के अंदर में, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट होगा जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करेगा। तो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है जिसको कि आप देखिए कि यूएनएससी का जो रिजोल्यूशन है 2803 जिसके थ्रू सजेस्ट किया गया था, जो बोर्ड ऑफ पीस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसके थ्रू उसका सजेशन था। तो जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो वहाँ पे सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करेगा। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हम गजा स्ट्रिप के अंदर में हमास का जो कंट्रोल है उसके बारे में रीड करते हैं। 2006-07 का वो समय है जब हमास के द्वारा वहाँ पे पावर है उसको कैप्चर कर लिया गया था। और उसी के लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि हमास और इजराइल के बिटवीन में जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या गजा स्ट्रिप का जो कुछ एरिया जो मेडिटेरियन के साथ में शेयर होता है, क्या वो आप देखिए कि ओपन है क्या वहाँ पे हमास के लिए, या गजा के जो सिविलियन पर्सन है वो मेडिटेरियन सी को एक्सेस है वो कर सकते हैं क्या। अब देखिए कि गजा को काफ़ी बार एक ओपन प्रिजन के रूप से भी कहा जाता है कि इसका जो 3 साइड्स हैं जो कि वहाँ पे 2 साइड्स तो इजराइल के साथ में जो लैंड एरिया शेयर करते हैं वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी फोर्सेज का प्रेजेंस हुआ करता है। मेडिटेरियन के साथ में जो एरिया है वहाँ पे भी आप देखिए कि इजराइल ने जो ब्लॉकेज है उनको वहाँ पे लगाया गया है कि उसको डायरेक्टली वो एक्सेस है वो नहीं कर सकते। इस गजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है जो कि साइनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का पार्ट आया करता है, सिनाई पेनिनसुला, वहाँ पे आप देखिए कि शेयर होता है। तो वहाँ पे भी इसका जो आपको वन काइंड ऑफ आप देखिए कि जो सिक्योरिटी है वो मिलेगा। तो इसको इस वजह से ओपन प्रिजन है वो कहा करते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे क्या जानकारी होना चाहिए, अब आप देखिए कि किस रिजोल्यूशन के थ्रू ये जो पॉइंट्स हैं वो सजेस्ट किए गए हैं। तो यूएनएससी के वहाँ पे एक प्रपोजल है वो सजेस्ट हुआ था। प्रपोजल नंबर रिजोल्यूशन नंबर है 2803। 2803 का अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि गजा स्ट्रिप के वहाँ पे पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, जो डैमेज हुआ है उसका रिकन्स्ट्रक्शन है वो किया जाए। और इसी प्रपोजल के थ्रू आप देखिए कि यूएस के द्वारा जो बोर्ड ऑफ पीस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर में मैक्सिमम कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया। क्या हमारा जो कंट्री है वो भी बोर्ड ऑफ पीस का एज ए मेंबर के रूप से इस्टेब्लिश है क्या। इंडिया आप देखिए कि मेंबर नहीं है बोर्ड ऑफ पीस का, वो इसका ऑब्जर्वर कंट्री के रूप से एग्जिस्ट है वो करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे उस सिक्योरिटी फोर्स के बारे में रीड करें जो कि आप देखिए कि गजा स्ट्रिप के एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये जो पॉइंट्स हैं एग्जिस्टेंस में आएंगे उसके बाद में, तो उसका नाम है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। क्या स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो यूएन के डोमेन में आया करता है। आप देखिए कि यूएनएससी के रेजोल्यूशन के थ्रू ही ये प्रपोज है, पर लार्जली जो कम्प्लीटली डोमेन है उसमें नहीं है। मल्टीनेशनल जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय करेंगे। डायरेक्टली यूएन का पीस कीपिंग फोर्स का ये पार्ट नहीं है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स।
काफ़ी सारी कंट्रीज अपना जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। इंडिया ने आप देखिए कि कहा है कि ये यूएन के अंडर में नहीं है, तो उनका इस तरीके से जो डिप्लॉयमेंट है वो नहीं रहेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रीड की। अब आपको यहाँ पे एक होमवर्क देते हैं। जब भी हम गजा स्ट्रिप के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे कुछ लाइन्स है जो कि न्यूज़ में हुआ करती हैं, जैसे कि ब्लू लाइन है, येलो लाइन है, वो न्यूज़ में होते हैं। तो कुछ ऐसे भी लाइन है जो कि आप देखिए कि यूएन के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उनके बारे में आप ज़रूर से एक बार अपने जो नोट्स है उनमें आप रेफ़र करना। नोट्स में अगर आपको नहीं पता है ये इन्फॉर्मेशन तो उसको आप गूगल ज़रूर से कर लेना। इजराइल के आप देखिए कि एक मिलिट्री पर्सन थे, उनके द्वारा भी एक वहाँ पे इमेजिनरी लाइन है जिसको सजेस्ट किया गया था, जो भी प्रीवियस कुछ मंथ के दौरान में न्यूज़ के अंदर में था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो झारखंड के बारे में है। झारखंड के अंदर में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, कुछ इश्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है। अब आप देखिए कि झारखंड गवर्नमेंट ने जो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के कुछ एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुए थे उनको यहाँ पे कैंसिल है वो किया गया है उनके द्वारा, जिसके अंदर में उनका जो एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी है, जेपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसको भी कैंसिल है वो किया गया। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका डिमांड किया है कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहाँ पे किया जाए, कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इस कम्प्लीटली जो इरेगुलरिटीज़ हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर में उसके रिगार्डिंग में वो इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करें। अब आप देखिए कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। जब भी हम किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में रीड करेंगे तो उसके आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो 315 से लेकर 323 है वहाँ तक आप देखिए इसके बारे में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसके बारे में मेंशन हुआ करता है। यहाँ पे जो चेयरमैन होते हैं उनका जो हाईएस्ट उम्र हुआ करता है, कि जो मैक्सिमम उम्र है वो 62 ईयर्स हुआ करता है। अब यहाँ पे एक आपको होमवर्क देते हैं जो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना, क्या जो 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 किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन और मेंबर हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो क्या उनका अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होगा या गवर्नर के थ्रू होगा, और उनका जो रिमूवल है वो भी किसके थ्रू होता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के थ्रू। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, काफ़ी बेसिक है। नहीं पता हो तो आपका जो पॉलिटी का बुक है जो लार्जली एस्पिरेंट्स जो रीड करते हैं, लक्ष्मीकांत का बुक, उससे आप रेफ़र कर लेना। और उससे रेफ़र करने के साथ साथ ऐसे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। याद क्यों होने चाहिए? याद इस वजह से होने चाहिए कि जो बेसिक्स को जितना आप याद रख सकोगे, जितने आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स रहेंगे जो आपको एग्ज़ाम प्रोसेस में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हेल्प है वो प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे सीबीआई के बारे में मेंशन है। सीबीआई आप देखिए कि हमारे यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसको सेटअप किया गया था 1962 के समय में, एक संथानम कमेटी है उसके रिकमेंडेशन के बाद में। अब ये जो सीबीआई जो इस्टेब्लिश हुआ है कोई 1962 का एक्ट है वो नहीं है। अर्लियर फेज में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में जब ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ पे रूल किया करते थे, उनका कंट्रोल हुआ करता था, तो उन्होंने एक एक्ट लेके आए थे, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है? दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। उसी एक्ट के थ्रू इस बॉडी को सेटअप है वो किया गया। उस समय भी आप देखिए कि जो भी वहाँ पे करप्शन के चार्जेज लगे थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। 1962 में इसको सेटअप कर दिया गया। जब भी इसको स्टेट्स के अंदर में इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो इसको कंसेंट प्रोवाइड करते हैं, जनरल कंसेंट वो प्रोवाइड करते हैं, जो इसी दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर का सेक्शन 6 है जिसमें उसका मेंशन है। और एवरी 6 मंथ पे वो ग्रांट करते हैं, उसका जो रिवाइवल है वो भी किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। कभी कभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट आप देखिए कि उसको कंसेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर में है ये बॉडी, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ करता है उसके ऊपर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक और आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन को इशू कर दे किसी केस में तो वहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को करेगा, वहाँ पे कोई कंसेंट का रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहेगा। तो जेपीएससी एंड सीबीआई का जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का डिमांड है, जो बेसिक फैक्ट है उनको हमने देखा।
अब आप देखिए कि रेड सी का जो एरिया है उसके बारे में है। रेड सी का एरिया आप देखिए कि यमन के वहाँ पे शेर है वो हुआ करता है। यमन के वहाँ पे शेर होता है तो यमन के वहाँ पे एक रेबल ग्रुप है जिसका नाम क्या है, होतीज उनका नाम है। तो होतीज को सपोर्ट है वो ईरान प्रोवाइड करता है। बट आप देखिए कि होतीज ने जब 2014-15 के समय में पावर को टेक ओवर किया था, तो पावर को टेक ओवर किया था तो यमन का जो गवर्नमेंट है वो आप देखिए कि बेसिकली सऊदी के लिए चले गए थे। और इंटरनेशनल जो जो कंट्रीज़ हैं जो उस यमन के उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये यमन का गवर्नमेंट है जो सऊदी के वहाँ से ऑपरेट करता है। अभी भी आप देखिए कि यमन का जो कंप्लीट एरिया है वो होतीज के कंट्रोल में नहीं है, लार्जर एरिया कंट्रोल में है, कंप्लीट नहीं है। कुछ ऐसा भी पार्ट है जो कि वहाँ पे यमन का जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में आया करता है। तो एक यहाँ पे पोर्ट के बारे में मेंशन है, पोर्ट का जो नेम है वो है मोखा। पोर्ट का जो नेम है वो क्या है, मोखा। क्या स्टूडेंट्स कभी कोई साइक्लोन का नाम भी इस तरीके से रहा था क्या, मोखा साइक्लोन? क्योंकि आप देखिए कि जो साइक्लोन नेमिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर में 2018 में चेंज हुआ था, और जो हमारे वेस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं उनको 2018 में इंक्लूड है वो कर दिया गया था, जिस एरिया में इंडिया और बाकी जो कंट्रीज़ हैं जो साइक्लोन नेमिंग है वो किया करते हैं। तो अब देखिए कि उस वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं वो इंक्लूड हुए थे। तो क्या कभी मोखा साइक्लोन भी रहा था क्या प्रीवियस 5 to 7 ईयर्स के दौरान में? क्योंकि ऐसा टर्म आप देखिएगा अपने आपको लगेगा कि आपने कभी ना कभी इसको सुना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करें, नेक्स्ट आप देखिए कि डेट यहाँ पे कुछ पोर्ट्स के बारे में है कि मोखा पोर्ट है उसको टारगेट किया गया है होतीज़ के द्वारा, इसमें कुछ कैजुअलिटीज़ हैं वो रही हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से पोर्ट आपको पता होना चाहिए। सऊदी का भी आप देखिए कि एक पोर्ट है वो न्यूज़ के अंदर में था, उसको यानबू पोर्ट के नाम से जानते हैं, यानबू पोर्ट है। यानबू पोर्ट के अलावा जजान पोर्ट भी है जो सऊदी का पोर्ट है जिसको कि होतीज़ ने टारगेट किया था। अब ये टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि स्टूडेंट जब ईरान के सुप्रीम लीडर का जब जब लास्ट राइट्स को कैरी आउट किया गया था जुलाई के समय में, तो उस दौरान में एक प्लेन है वो जाने वाला था, होतीज़ का प्लेन वहाँ पे, और उस प्लेन को सऊदी ने टारगेट किया। सऊदी के टारगेट के बाद में होतीज़ और सऊदी के बिटवीन में जो कन्फ्लिक्ट पिछले कुछ ईयर्स से नहीं था वो फिर से इमर्ज हुआ, और होतीज़ ने वहाँ पे सऊदी के जो पोर्ट एरियाज़ हैं उनको टारगेट करना स्टार्ट किया। रेड सी के एरिया के अंदर में एक ब्लॉकेज करने का भी कोशिश है वो उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जो बादाम खाने से अक्ल आया करती है, तो एलमंड का जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसको इस फोटो के अंदर में शो किया गया है। हमारे कंट्री के अंदर में सबसे ज़्यादा जो बादाम है वो कहाँ पे आप देखिए कि प्रोड्यूस हुआ करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे लार्जर वे में प्रोड्यूस होते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे हैं। फिर आप देखिए उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है, कुछ ऐसे एरिया आपको सदर्न पार्ट में भी मिलेंगे, बट वहाँ पे माइनर परसेंटेज के अंदर में ये प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि बेलगाम के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी ये प्रोड्यूस होते हैं कर्नाटका के अंदर में। वैसे बेलगाम आप देखिए कि बेलगाम के अंदर में जो लोग रहते हैं, बेलागवी भी जिसको बोलते हैं बेलगाम को, बेलगाम में जो लोग रहते हैं उनका जो लैंग्वेज है वो मराठी स्पीकिंग लैंग्वेज है। तो काफ़ी बार आपको जो एक स्टेट दूसरे स्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी एरिया के ऊपर में जो कंट्रोल बताया करते हैं, तो बेलगाम भी वो रीजन है जिसपे महाराष्ट्र का भी अपना क्लेम कभी कभी वो शो करेंगे। कर्नाटका आप देखिए कि उनके वो कंट्रोल के अंदर में है क्योंकि वहाँ पे मराठी स्पीकिंग पीपल, उसी तरीके का कल्चर है। सोलापुर के नियर बाई एरियाज़ में बेलगाम है वो सिचुएटेड है। बेलगाम वैसे हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम रीड करते हैं, हमारा जो कांग्रेस सेशन हुआ था जिसको एम के गांधी के द्वारा हेड किया गया था, ओनली सेशन जो कांग्रेस का जिसको एम के गांधी ने हेड है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन है जम्मू एंड कश्मीर में हमारा 90% प्रोड्यूस होता है। तो क्या कोई ऐसे कंट्रीज़ भी आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा संख्या में ये प्रोड्यूस होता है? तो आप देखिए ज़्यादा तो इसका जो प्रोड्यूस यूएस के वहाँ पे होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर स्पेन नाम का जो कंट्री है जहाँ पे अभी जो वाइल्ड फायर है वो न्यूज़ में था स्पेन के वहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो इसके अंदर में इसके प्रोडक्शन में डोमिनेंट है वो करते हैं। कैसा कंडीशन चाहिए? एक तो आप देखिए कि कोल्डर कंडीशन चाहिए, कि जो कोल्डर रीजन है वो होना चाहिए। कोल्डर रीजन के अलावा अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देखें तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड है हमारा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो आप देखिए कि ये टेम्परेचर आपको विंटर के समय में मिलेगा, लिटिल बिट इससे डाउन होगा, तो विंटर के समय में ये नॉर्मल होता है। वैसे
आपको समर के समय तो आप देखिए कि 50 डिग्री तक जाया करता है, स्पेशली राजस्थान के कुछ एरियाज़ के अंदर में। और यहाँ पे आप देखिए कि बारिश भी चाहिए, 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर का बारिश भी होना चाहिए, जो एलमंड क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो माइग्रेंट लेबरर पर्सन है जिनको टारगेट किया गया था टेररिस्ट के द्वारा, तो यहाँ पे एक टेरर थ्रेट के बारे में बताया गया है। पहले भी आप देखिए कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनके अगेंस्ट में 90s के समय में इस तरीके से एक टारगेट अप्रोच हुआ था। काफ़ी सारे जो कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ हैं, काफ़ी सारे क्या लार्जर नंबर के अंदर में आप देखिए कि माइग्रेट हैं वो किए थे अदर पार्ट के लिए। और आज आपको आपको आप देखिए कि जर्नलिज्म के सेक्टर के अंदर में और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, जो एजुकेशन के सेक्टर हैं, हार्डवर्क का जो सेक्टर है, उसमें आपको कश्मीरी पंडित फैमिलीज़ हैं उनका डोमिनेंस मिलता है, उनका प्रेजेंस मिलता है। वो कैसे हुआ, जैसे वो माइग्रेट किए तो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उस समय जो 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 चिल्ड्रन हुआ करते थे, उन्होंने जितना अपना मेहनत कर सकते थे, जितना हार्डवर्क कर सकते थे अपना फैमिली को वेल इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जिस एरिया में वो रहते थे वहाँ पे आप देखिए किस तरीके से उनका एक फोर्सफुली माइग्रेशन हुआ था। और इवन इंडिपेंडेंस के बाद में ये हुआ था, इंडिपेंडेंस के काफ़ी ईयर्स के बाद में ये सिचुएशन है वो वहाँ पे क्रिएट हुआ। फिर से थ्रेट को बताया गया है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप देखिए कि ये है कि एक तो जो वहाँ का जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी डिफ़िकल्ट है, कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कंप्लीट एरिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया जाए, कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन है वो जो होना है उसको कम्प्लीटली रोका जा सके। टोपोग्राफी इस तरीके से है, कहीं पे कोई नाला है जो बोथ कंट्रीज़ के बिटवीन में बॉर्डर है उसको क्रिएट करता है, कहीं पे रिवर है, तो उनका आप देखिए कि मिसयूज़ है वो किया जाता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। अब यहाँ पे वो किसी माइनॉरिटी ग्रुप को क्यों टारगेट करेंगे, किसी अदर रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पर्सन को क्यों टारगेट करेंगे, क्योंकि जिससे कि वो आप देखिए कि टेरर का जो इन्वायरमेंट है, टेरर का जो माहौल है उसको वो क्रिएट कर सकें। और उस माहौल को क्रिएट करने के बाद में वो वहाँ पे अपना जो एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो जो भी वहाँ पे जो गैंग को चलाना हो, लोगों को उनका आइडियोलॉजी के लिए अट्रैक्ट है वो करना हो, तो उसको वो कैरी आउट है वो कर सकें। इसके लिए बेसिकली जो जो कम्प्लीटली जो थ्रेट्स हैं, जो प्रोसेप्शन है, उसको इस तरीके से क्रिएट है वो किया जाता है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस समय समय पे ऑपरेशंस चलाया करती हैं, ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको डील कर सकें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से सिंपैथी रखने वाले जो पर्सन हैं, जो जिनको हम ऑन ग्राउंड वर्कर्स बोला करते हैं, तो उन ऑन ग्राउंड वर्कर्स को भी आप देखिए कि टारगेट है वो किया जा सके, उनका जो कॉमन सिविलियन पर्सन का सिक्योरिटी फोर्स में जो बिलीफ है वो कैसे इंक्रीज हो। तो उसके लिए आप देखिए कि विनिंग हार्ट और माइंड का जो एक एक जो स्ट्रेटजी है वो हुआ करती है। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट का ज़रूरत हो, कोई क्राइसिस का सिचुएशन हो, हमारी ही सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे कॉमन सिविलियंस को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर में जब फ्लड आया था 2014 में, तवी नाम का जो रिवर है, उस समय में भी आप देखिए कि डेट सिक्योरिटी फोर्सेज ने कैसे लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू है वो किया था। तो ये वहाँ पे अभी एक नया थ्रेट के बारे में बताया, कुछ माइग्रेंट जो वर्कर हैं जिनको टारगेट करते हुए मारा गया था अभी रिसेंट डेज के दौरान में, तो उसके उस सिचुएशन के बारे में है। आप देखिए कि हमारा जो सेंसस एक्सरसाइज है जिसके अंदर में 2 फेज हुआ करते हैं। एक फेज वहाँ पे क्या है, हाउस लिस्टिंग है। हाउस लिस्टिंग के बाद में जो सेकेंड फेज आपको क्या पे मिलेगा कि पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। बट इस ईयर आप देखिए कि एक प्रपोजल ये रखा गया है कि पॉपुलेशन का जो काउंटिंग है, जिसमें एक तो डिजिटल वे के अंदर में सर्वे हो, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि कास्ट का डाटा है उसको काउंट किया जाए। तो लद्दाख के अंदर में इंडिपेंडेंस के बाद में कास्ट का जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट होगा, तो उसके बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट डिजिटल वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे क्योंकि डिजिटल के अंदर में जियो टैग का जो एक प्रॉब्लम होता है, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप देखिए कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका वहाँ पे प्रेजेंस है, तो वहाँ पे पेपर वर्क के रिगार्डिंग में भी जो कैलकुलेशन है, ये एक्सरसाइज है वो कंडक्ट है हुआ करता है। फिर जो जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे पुलिस फोर्सेज हैं वो कंटिन्यूस उनके साथ में किसी पुरानी केस की वजह से उनको आप देखिए कि वन काइंड ऑफ हरेसिंग वे के अंदर में उन्होंने यहाँ पे कहा। तो क्या जब दिल्ली में ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ, इसमें आप देखिए कि ऐसा ज़रूरत फील हुआ है क्या,
हमारे कंट्री का जो पुलिस फोर्स है उसमें रिफॉर्म का ज़रूरत है क्या, या पुलिस फोर्स के अंदर में रिफॉर्म का ज़रूरत है। और काफ़ी बार आप देखिए कि इस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनका डिमांड है कि एमएचए के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पार्लियामेंट में स्टेटमेंट है वो दिया जाए। अब डिमांड किया गया है उनके द्वारा, बट इस डिमांड यह है वो क्यों, उनसे ही क्यों किया गया। कोई मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को नहीं कहा, कोई मिनिस्टर ऑफ आप देखिए डिफेंस को नहीं कहा कि उनके द्वारा जवाब दिया जाए। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो लार्जली वे के अंदर में प्रोटेस्टर्स को वहाँ पे डील किया था। एक आप देखिए कि एक अदर फोर्स भी है जो सीआरपीएफ के विंग में आया करता है, रैपिड पुलिस फोर्स है आरपीएफ, उसको भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। बट अल्टीमेट जो अथॉरिटी था वो दिल्ली पुलिस था, और दिल्ली के अंदर में जो पुलिस है वो आप देखिए कि स्टेट लिस्ट में नहीं आता है, वो वहाँ पे हमारा जो एमएचए है उसके कंट्रोल में हुआ करता है। अब जो इस प्रोटेस्ट में एक पॉइंट रहा था कि पुलिस रिफॉर्म्स का ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर में भी स्पेशली आप देखिए कि पुलिस फोर्स के जो पर्सनल हैं वो सेंसिटिव होने चाहिए कि कैसे उनको, जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको डील करना है। क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे उस प्रोटेस्ट के दौरान में कि पुलिस पर्सनल हैं उनके द्वारा वो शो है वो किया गया, उस तरीके से जो एक्शंस हैं वो दिखाए गए, जो कि आप देखिए कि कम्प्लीटली डेरोगेटरी थे। हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रीड करते हैं तो उसमें भी एक पॉइंट है कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिस हो, कोई भी ऐसे एक्शन हो जो डेरोगेटरी टू द वुमेन है, उनको हमें रिनाउंस है वो करना चाहिए। तो उसी तरीके से पुलिस को एक सेंसिटिव अप्रोच को कैरी आउट करने का ज़रूरत होना चाहिए, उस तरीके से भी ट्रेंड है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, अरुणाचल प्रदेश का जो 80-20 का एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है उसके बारे में है कि वहाँ पे एक प्रपोजल रखा गया है अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे कि जो 20% जो वहाँ पे जो रेजिडेंट का के क्राइटेरिया के अंदर ही इंक्लूड किया जाए। 80-20 का वहाँ पे एक जो रिक्रूटमेंट में हुआ करता है कि 20% है नॉन रेजिडेंट हैं वो रहेंगे। अब उसमें चेंज करने के लिए एक ग्रुप के द्वारा ये कहा गया है अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे। क्या स्टूडेंट, जब हम आर्टिकल 16 जो कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मेंशन करता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में, तो क्या वहाँ पे एक रेजिडेंस एक क्राइटेरिया है, एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है क्या? यस स्टूडेंट्स, रेजिडेंस वहाँ पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। बट आप देखिए उसके रिगार्डिंग में आंध्र प्रदेश का ही एक एक्ट एग्जिस्ट है वो किया करता है। और आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल जब से ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस जो होता है उसके रिगार्डिंग में, तो उसमें आप देखिए कि जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। फिर डिलिमिटेशन के बारे में है, तमिलनाडु कांग्रेस के जो चीफ हैं उन्होंने आप देखिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए कहा गया कि डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज है वो किसी भी तरीके से फेयर नहीं है। सदर्न इंडियन स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से ये उनका स्टेटमेंट है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन को जो क्राइटेरिया रखा गया है सीट्स को इंक्रीज करने का, जो सदर्न इंडियन स्टेट्स के लिए एक उनका जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए कंसर्न को क्रिएट करता है। एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ हम रीड नहीं करेंगे। आज का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है वो भी डिलिमिटेशन के ऊपर ही है। आर्टिकल 81, 82 उन सब के बारे में मेंशन है। जो बेसिक फैक्ट हैं जो हम कल भी रिवाइज किए थे, उससे पहले भी हमने रिवाइज है वो किया था। फिर आप देखिए कि राजस्थान के वहाँ पे जो मैटरनल डेथ के जो न्यूज़ आई हैं पिछले 1 मंथ के दौरान में, कि कुछ जब प्रेगनेंसी डिलीवरी का जो समय है उस दौरान के अंदर में कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट होते हैं कि वहाँ पे जो मैटरनल डेथ के जो केस हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं राजस्थान स्टेट में। तो कैसे इसको डील किया जाए? अब देखिए कि अब यहाँ पे वहाँ के जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने लेटर लिखा है, वो सब यहाँ पे बताया गया। एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे कंट्री में जो एमएमआर का जो डाटा है, एक तो हमारा आप देखिए कि टारगेट है कि यूएन के वहाँ पे जो सजेस्टेड है कि 1 लाख जो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके अंदर में जो एमएमआर का जो डेथ हुआ करती हैं वो 70 हमको लेके आना है बाय द 2030। एमएमआर का ये डाटा है जो यूएन के थ्रू है। अब हमारे कंट्री में कैसा एग्जिस्ट करता है, अभी आप देखिए कि अंडर 100 है, कभी 93 है ये डाटा, कभी और भी कम आपको मिलेगा। तो अंडर 100 अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट करता है। सबसे बेटर परफॉर्म कौन सा स्टेट करता है? सबसे बेटर परफॉर्म करता है केरल यहाँ पे, जिनका 20 एमएमआर है वो एग्जिस्ट किया करता है। एमएमआर को रिड्यूस है वो करना है, ये हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 10 ईयर बैक 2017 के समय आया था, तो उसमें भी एक प्रपोजल रखा गया था कि
MMR को हमें रिड्यूस है वो करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो न्यूज़ है वो पुलिस फोर्स और हमारा जो सिक्योरिटी फोर्स होता है उनको जो हाईएस्ट एक ऑनर दिया जाता है उसके बारे में है। तो ये हाईएस्ट ऑनर है प्रेसिडेंट कोलर के बारे में, जो कि यहाँ पे पुडुचेरी का जो पुलिस है उसको दिया गया है। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है बट वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है। और पुडुचेरी के बारे में आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि पुडुचेरी का जो एरिया है उसको इंडिया में इंक्लूड किया गया था 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पुडुचेरी इंक्लूड हुआ। कंट्री के अलग अलग पार्ट में ये मिलता है। मेन जो पुडुचेरी है और पुडुचेरी के साथ में जो कराईकल का एरिया है जो कि तमिलनाडु के वहाँ पे मिलता है। फिर आप देखिए कि माहे का जो एरिया है, माहे का एरिया है वो केरल के वहाँ पे मिला करता है। और इनका एक यानम का एरिया है जो कि आपको आंध्र प्रदेश के उस एरिया में मिलेगा। उस बॉर्डर उनका जो लैंड एरिया है उसके साथ में वो एरिया शेयर करेगा। तो ये प्रेसिडेंट कोलर के बारे में बताया गया। पुडुचेरी पुलिस को ये दिया गया है। पुडुचेरी के इंडियन यूनियन में इंक्लूजन के बारे में हम यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे कंट्री के कंट्रोल में आने से पहले किसका जो जो इनका कंट्रोल होता था इसके वहाँ पे, तो आप देखिए कि पुडुचेरी के अंदर में जो फ्रेंच का जो फोर्स था, फ्रेंच का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, फ्रेंच का कंट्रोल वहाँ पे हुआ करता था। फिर आप देखिए कि आसाम के बारे में है। आसाम में जो 1950s के बाद में वर्स्ट काइंड ऑफ फ्लड है जो वहाँ पे इम्पैक्ट किया है। तो आसाम का ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ आसाम है जो कि वहाँ पे शिव सागर का एरिया है, शिव सागर के अलावा चराईदेव का एरिया है। जो चराईदेव जो कि आप देखिए कि अहोम ब्यूरियल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अहोम का जो ब्यूरियल का प्रैक्टिस होता था जिनको कोई मोइडम्स के नाम से जानते हैं, और यूनेस्को का साइट भी उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, क्या रीज़न है यहाँ पे इस फ्लड के रिगार्डिंग में। रीज़न आप देखिए कि कल का जो संडे का न्यूज़पेपर था उसके अंदर में भी हमने लास्ट पेज पे देखा था जो फोटो के थ्रू शो किया जाता है। एक तो आप देखिए कि काफ़ी सारे रीजन हैं। हैवी रेनफॉल एक रीजन मान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैवी रेनफॉल हुआ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बारिश है वो हुआ है। हैवी रेनफॉल के अलावा जो रीजन है वो बेसिकली है वहाँ का जो जियोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी है उसको बताया गया। अब ये ज्योग्राफी कैसे यहाँ पे एक रीजन है। ज्योग्राफी इस वजह से रीजन है कि वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है जिसके अंदर में आप देखिए कि इलीगल जो कोल माइनिंग किया जाता है, इलीगल जो स्टोन माइनिंग है वो किया जाता है, उसको रीजन बताया गया। झूम कल्टीवेशन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जिसमें डिफोरेस्टेशन किया जाता है उसको भी रीजन है वो बताया गया है। तो बेसिकली ये फ्लड के बारे में था, सिचुएशन के बारे में यहाँ पे मेंशन है, रीजन्स हम देख चुके हैं और यहाँ पे कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। केरल गवर्नमेंट का आप देखिए कि एक यहाँ पे डिस्कशन ये भी है कि वो विड्रॉवल कर सकते हैं जो वंदे मातरम का डायरेक्टिव्स हैं उनके द्वारा। एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वंदे मातरम में एक तो आप देखिए कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब हैं उन्होंने इसको लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब के द्वारा इसको लिखा गया। नेक्स्ट आप देखिए कि सबसे पहले इसका जो पब्लिश हुआ था, ये जो लिखा गया था वो हुआ था बंग दर्शन के अंदर में। बंग दर्शन नाम का एक मैगजीन था उसमें इसको पहले पब्लिश किया गया था। फिर इसका जो पब्लिश है वो आपको आनंद मठ के वहाँ पे, आनंद मठ के उसमें आपको मिलता है। वंदे मातरम को पहली बार जो कांग्रेस सेशन में गाया गया था वो 1896 का कांग्रेस सेशन था कैलकाटा के वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि 1896 में इसको गाया गया। 1905 का जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसमें भी ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल था। वहाँ पे कैसे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कैसे जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करने वाले वंदे मातरम को एक कॉमन सॉन्ग की तरह उन्होंने गाया और कैसे लोग यूनाइट हैं वो हुए थे ब्रिटिश का जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में। बाद में आप देखिए कि 1937 के समय में कांग्रेस ने इसको अडोप्ट किया कांग्रेस सेशन के अंदर में। इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं जिनको नहीं किया गया, कुछ लिमिटेड एरियाज़ को ही अडोप्ट है वो किया गया। बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आप देखिए कि 5 अदर वर्क भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अलावा 5 ऐसे काम हैं जो भी उन्होंने किए थे। एक तो उन्होंने किया था कि हमारा 22 जुलाई को हमारा जो नेशनल फ्लैग आता है, जो नेशनल फ्लैग है जो पिंगाली वेंकैया साहब के द्वारा डिजाइन किया गया था। किसने डिजाइन किया है हमारा फ्लैग? पिंगाली वेंकैया। तो ये जो नेशनल फ्लैग है उसको 22 जुलाई को अडोप्ट किया। सेकंड आप देखिए कि कॉमनवेल्थ के अंदर में हमारा जो मेंबरशिप है उसको उन्होंने रेटिफाई किया।
कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप के अलावा जो थर्ड वर्क है, ये 3 वर्क इन्होंने 24 जनवरी को कैरी आउट किए थे, 24 जनवरी 1950 को, कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, सॉरी, हमारा जो एंथम है, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है और हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है उनका वहाँ पे एग्जिस्टेंस में लेके आना। तो ये वर्क है, इस तरीके से वंदे मातरम एग्जिस्टेंस में आया है। अभी क्या चेंज हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने, आप देखिए कि 1971 का जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ओनर जो है उनके अगेंस्ट में जो इंसल्ट है उसको आपको प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसका जो एक्ट है 1971 का, जिसमें आप देखिए कि हमारा जो नेशनल एंथम भी था, हमारा नेशनल फ्लैग भी था, तो उसमें ये नेशनल सॉन्ग है उसको भी इंक्लूड किया गया है, वंदे मातरम को। अभी ये पार्लियामेंट में ये पास भी हुआ है, हाउसेज के अंदर में, नेशनल जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ओनर एक्ट है उसको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कम्युनिटी के बारे में मेंशन है। कम्युनिटी के अगर हम नेम के बारे में देखें तो कमुकोया ट्राइब है, जिसके जो जो वर्क है, उसका इंडिजीनियस वर्क है उसको बताया गया। केरल के रिगार्डिंग में एक और न्यूज़ था, जो वेस्टर्न घाट के वहाँ पे, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, वायनाड का एरिया, वहाँ पे आप देखिए कि डेट लैंडस्लाइड जो हुआ था 2024 के समय में, तो वो जो लैंडस्लाइड था वो आप देखिए कि सिर्फ हैवी रेनफॉल की वजह से नहीं था। वो लैंडस्लाइड इस वजह से हुआ था, वहाँ का जो जोग्राफी है, वहाँ का जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी के अलावा आप देखिए कि डेट वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज को भी एक इश्यू माना गया है। तो एक स्टडी जो एक्सपर्ट पर्सन्स का जो स्टडी है वो बताता है कि वेस्टर्न घाट का जो लैंडस्लाइड है वायनाड के वहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ हैवी रेनफॉल की वजह से नहीं है। वहाँ का अलग अलग एक्टिविटी है जिन्होंने सभी ने उसके अंदर में किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट है वो किया था। आप देखिए कि वेस्टर्न घाट के एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए, गाडगिल कमेटी बना, के कस्तूरी रंगन कमेटी बना, और अलग अलग कमेटीज़ ने अलग अलग सजेस्ट है वो किया है कि वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करना है, उसके स्पेशली जो लार्जर एरिया है, जो सेंसिटिव एरिया है, उसको प्रोटेक्ट है वो करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है, नर्सिंग का जो डाटा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। एक आप देखिए कि आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के वहाँ पे, एक आप देखिए कि एक ट्राइबल कम्युनिटी का एक लार्जर फेयर ऑर्गेनाइज होता है जिसको कि हम समक्का सरलम्बा के नाम से जाना करते हैं। तो वो कौन सा ट्राइब किया करते हैं, क्या कोया नाम का ट्राइब वो किया करते हैं क्या? ये आप एक बार ज़रूर से देख लेना कि समक्का सरलम्बा नाम का जो एक लार्जेस्ट गैदरिंग है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का, जो फरवरी के समय होता है, वो कौन सा ट्राइब उसमें डोमिनेट करता है, कोया ट्राइब है क्या? हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उसका जो नेशनल रजिस्ट्री का जो डाटा है उसमें 2/3 जो पर्सन है वो नहीं है। एक डाटा प्रोसेस के बारे में है, हमारा जो नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है उसके थ्रू ये बताया गया। एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कोई यूपीएससी आपसे ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 2/3 उनका नहीं हुआ है, कैसे वो हो सकता है, इसको आप क्रिटिकल वे के अंदर एनालाइज कीजिए, नहीं, कोई चांस नहीं है। जब हम नर्सेज के बारे में देखते हैं तो आप देखिए कि जो 13 मई है, 12 मई है या 13 मई है, इसको एक बार आप ज़रूर से देखना। ये जो डे है इसको आप देखिए कि नर्सेज डे के बारे में ऑब्जर्व है वो करते हैं कि नर्सेज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि जो नाइटिंगले नाम से जो पर्सनैलिटी हैं उनकी मेमोरी में ये मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे केरल से जो वुमेन नर्सेज हैं उन्होंने आप देखिए कि काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया था वुमेन नर्सेज के द्वारा। हमारे कंट्री के आपको मैक्सिमम जो हॉस्पिटल हैं जिनमें पुरानी जो स्टाफ हैं, पुराना जो नर्सिंग स्टाफ है, जिसमें आपको केरल के जो लोग हैं उनका प्रेजेंस मिलेगा। अब तो आप देखिए कि फिर भी अदर एरियाज से जो लोग हैं वो नर्सिंग एरिया में आने लगे हैं, बट पहले जो हैं वो केरल से रिलेटेड जो वुमेन हैं उनका नर्सिंग एरिया में काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट था। और अभी जो केरल का जो नर्सेज हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर में भी हैं। एक आप देखिए कि हमने होतीज़ के कंट्रोल के अंदर में जो नमीसा प्रिया का एक केस है कि वो एक नर्स हैं जो कि यमन के वहाँ पे गए थे, फिर उनका एक मर्डर केस के अंदर में उनका नाम आया था। तो ब्लड मनी के कॉन्सेप्ट की वजह से भी एक जो केरल का जो नर्स है वो न्यूज़ में थे। अब नेफा वायरस का जब आउटब्रेक हुआ था 2016-17 के समय में, तो एक नर्स हैं जिन्होंने आप देखिए कि अपना लाइफ को कंट्रीब्यूट किया था, तो उनको भी एक अवार्ड है वो दिया गया था इस जगह, ये नाइटिंगले जो अवार्ड होता है नर्सिंग के रिगार्डिंग में।
नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे थिएटर कमांड के बारे में है, तो डिफेंस सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। सेंटर ने कहा कि अभी जो रिपोर्ट है वो अंडर कंसिडरेशन के अंदर में है कि कैसे हमें थिएटर कमांड को वहाँ पे सेटअप करना है, उसका उसका अपग्रेडेशन करना है, उसके बारे में। इसके पर्सपेक्टिव से हम रीड करेंगे मक्का के अंदर में जो 3 कंट्रीज़ का ये डील हुआ है। तो ये मक्का का जो डील है उसके बारे में आप देखिए कि एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और इस वीक तो आप देखिए कि इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन है वो रहेगा। ये 3 कंट्रीज़ का जो ये जो ग्रुपिंग हुआ है, जिसमें आप देखिए कि एक जो कंट्री है वो सऊदी है, एक कंट्री सऊदी है, एक कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर उनके पास में वेपन का प्रेजेंस है, सऊदी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और तुर्की नाम का जो कंट्री है टर्की जो कि आप देखिए कि नाटो का मेंबर है। और नाटो में जिस तरीके से कलेक्टिव डिफेंस है वैसा ही यहाँ पे कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म लाया गया। तो ये जो शिफ्टिंग सैंड है वो क्या मैसेज देता है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। अभी आप देखिए कि टर्की के जो पाकिस्तान के भी मिनिस्टर, उससे पहले टर्की के भी एक मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि ये जो मक्का का जो एरिया है वहाँ का ये जो पैक्ट है 3 कंट्रीज़ का, ये किसी अदर नेशन के अगेंस्ट में नहीं है। इसको आप देखिए कि ईरान ने अपने अगेंस्ट में इसको कंसिडर किया है, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज इसको अपने अगेंस्ट में कंसिडर किए हैं। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है, पहले टर्की के मिनिस्टर ने भी दिया, और अभी इसका मेंबरशिप ओपन है कि और भी कंट्री इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इजिप्ट का एक पॉसिबिलिटी बताया गया है कि इजिप्ट इसको ज्वाइन करने के चांसेस हैं। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में, और उससे पहले टर्की के मिनिस्टर के बारे में। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है यूएस के बारे में। यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनका जो कैंसर का जो इश्यू है उसको बताया उनके सन के द्वारा एक इंटरव्यू में कि वो फिर से स्प्रेड हुआ है, ट्रीट करने के बाद में उसका स्प्रेड है वो मिला। अब ये जो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के जो सन हैं इनको इन्हीं के द्वारा आप देखिए कि पार्डन है वो प्रोवाइड कर दिया गया था। हमारे यहाँ पे भी प्रेसिडेंट को पार्डन का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 72 के थ्रू पार्डन मिला करता है, और वहाँ पे भी है उन्होंने उनको पार्डन किया था। तो उसके बारे में भी एक बीबीसी का रिपोर्ट में मेंशन था, द हिंदू में तो नहीं था ये न्यूज़। नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया के वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, सीरिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है जो कि आप देखिए कि मेडिटेरियन के साथ में एरिया शेयर करता है लेबनान की नॉर्दर्न पार्ट में। तो वहाँ पे जो सीरिया का एरिया है जहाँ पे रसिया के कुछ बेसेज हैं वो सिचुएटेड है। एक तो आप देखिए कि जो सी एरिया के थ्रू जो नेवल बेस है उसका सिचुएशन था, एक वहाँ पे एयर बेस का भी इस्टेब्लिशमेंट था। तो अभी एक एमओयू है उसको साइन किया गया है रसिया के द्वारा, जिससे कि ये जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व किया जा सके, वहाँ पे उनका जो डेट बेस है उनका इस्टेब्लिशमेंट हो सके। सीरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट ऑफ सिविल फैसिलिटीज़ हैं वो सीरिया का अथॉरिटी वहाँ पे कैरी आउट करेंगे। एक तो आप देखिए कि बेस का जो नाम है वो टार्टोस है, बेस का नाम है वो क्या है, टार्टोस है, और अदर जो नेम है वो है वहाँ पे मीम, उस जो बेस है उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट आप देखिए थाईलैंड के अंदर में जो शूटिंग हुआ तो वहाँ के जो ये स्टूडेंट है उसके द्वारा कंटिन्यूस ऑनलाइन इसी तरीके का वायलेंट कंटेंट है वो देखा गया था। अभी हमारा भी यहाँ पे पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया है, प्राइवेट मेंबर बिल आया गया है, जिसमें आप देखिए मेंशन किया गया है कि एक एज का जो क्राइटेरिया है उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रेस्ट्रिक्शन उनके अगेंस्ट में लगे यहाँ पे। तो ये बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में भी था। थाईलैंड का सिचुएशन को बताया गया, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया है, टर्की है, और भी काफ़ी सारी कंट्री हैं जिन्होंने एक एज ग्रुप के ऊपर में लिमिटेशन लगाया है सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा कहा गया कि अभी वो अटैक को तो कंसिडर नहीं करेंगे बट ब्लॉकेज उनका कंटिन्यूस रहेगा, जिससे कि ईरान के ऊपर में जो इकोनॉमिक यहाँ पे एक प्रेशर है वो क्रिएट हो सके। तो एक इकोनॉमिक प्रेशर का यहाँ पे उनका अल्टीमेट पर्पज़ है कि इकोनॉमिक प्रेशर जब क्रिएट होगा तो ईरान जो है वो नेगोशिएट करेगा, और होर्मुज का जो जो डिस्कशन है वो ओपनिंग है वो किया जाएगा। ईरान का मानना है कि ईरान और ओमान का यहाँ पे डील तो हुआ है, बट कंटिन्यूस आप देखिए कि डील होने के बाद में भी उनका जो डील हुआ होर्मुज के वहाँ पे, अभी यहाँ पे फाइनल स्टेज में इसका एग्जिस्टेंस में आने के बाद में ही सब क्लियर है वो हो पाएगा। रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है जो कंटिन्यूस न्यूज़ में है। अब आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अंदर में क्या हुआ है। रसिया का एक एरिया है बेलग्रोड का एरिया है, बेलगोरोड का एरिया है जहाँ पे अटैक हुआ।
यूक्रेन का एक एरिया है खार्किव एरिया है, वहाँ पे अटैक हुआ और कैजुअलिटीज़ हुई। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ यहाँ पे, ये एरिया ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट आप देखिए कि कोलंबिया जो कि लैटिन अमेरिकन कंट्री है, कोलंबिया के वहाँ पे 2 बॉम्ब्स का अटैक हुआ है। कोलंबिया के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, नए प्रेसिडेंट आप देखिए कि अबेlardo डीला उनका नेम है। तो उन्होंने बेसिकली अपने कैंपेन के दौरान में भी कहा था कि जो नार्को का जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में, नार्को टेररिज्म है उसके अगेंस्ट में वो एक्शंस को कैरी आउट करेंगे। कोलंबिया के वहाँ पे एक आप देखिए कि एक रेबल ग्रुप है 2016 के समय से, और रेबल ग्रुप ने अपने आप को डिसआर्म भी किया था, रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया उसको बोलते हैं। तो उसका ही कुछ विंग है जिन्होंने ये बॉम्बिंग किया कोलंबिया के वहाँ पे। डेट कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है, ब्रिटिश कोलंबिया उसका नेम है उस जगह का, जहाँ पे लुम्बेरिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी होती है। तो ये जो ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा के अंदर में, जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन का भी काफ़ी प्रेजेंस होता है, पंजाब का जो पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे आप देखिए कि वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हुआ, 20,000 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। पेंटागन के बारे में है कि जो यूएस के अंदर में जो स्टोरेज, जो वेपन्स का जो स्टोरेज है उसका जो एक न्यूज़ आया था, तो पेंटागन ने पुश किया है कि फास्टर वेपन प्रोडक्शन हो, कोई शॉर्टेज है उसको यहाँ पे डील है वो किया जा सके। फिर अगर स्टूडेंट्स हम वेस्ट एशिया का ये जो सिचुएशन है इसके बारे में यहाँ पे रीड करें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इसको बेसिकली न्यू सिक्योरिटी ट्राइंगल बताया गया। नाटो का जो आर्टिकल 5 है जो कलेक्टिव डिफेंस है उसी तरीके से प्रमोट करता है। तो इसको हम यहाँ पे आप देखिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके एक यहाँ पे नाटो के रूप से इसको देख सकते हैं। कैसे ये जो एग्रीमेंट हुआ है, अनसर्टिनिटी जो प्रेजेंट समय के अंदर में ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर में है, तो उस अनसर्टिनिटी को भी आप देखिए कि डील करने के लिए शिफ्टिंग जो पैटर्न है उसको ये शो करता है कि कैसे कुछ कंट्रीज अपने आप को यूनाइट किए हैं। जैसे कि आप देखिए कि वेस्ट एशिया के ऐसे भी कंट्रीज हैं जहाँ पे यूएस का बेस सिचुएटेड है, बट उन कंट्रीज़ के वहाँ पे जब ईरान ने टारगेट किया तो यूएस के द्वारा भी उस अटैक को डिफेंड है वो नहीं किया गया। अब नहीं डिफेंड किया गया तो ये अनसर्टिनिटी को शो करता है। तो कंट्रीज अपना जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं उसको यहाँ पे साइन है वो किए हैं। तो एक तो उस सिचुएशन को इस आर्टिकल के अंदर में बताया गया। सेकंड आप देखिए कि रियाद को सिक्योरिटी का नीड क्यों है। एक तो उनको अपना जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करना है तो आप देखिए कि उनका जो कोई भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आएगा तो उसको एक सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करना, एक सेफ एंड पीसफुल इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करना। तो इस वजह से भी एक रीज़न है जिसकी वजह से डेट रियाद के द्वारा ये कोशिश किया गया कि उनका जो डाइवर्सिफिकेशन का जो विज़न है उसको वो हेल्प है वो प्रोवाइड करे। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के ऊपर में इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। इंडिया का काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में काफ़ी बेटर रिलेशन है वो एग्जिस्ट किया करते हैं। तो पाकिस्तान का ये इस डील के थ्रू एक कोशिश हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट में इस तरीके का एक इन्वायरमेंट है वो क्रिएट किया जाए। बट इंडिया आप देखिए कि यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ में उसके गुड रिलेशन है वो एग्जिस्ट किया करते हैं। किंगडम हमारा थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जो सऊदी अरेबिया नाम का जो कंट्री है वो यहाँ पे। टर्की के साथ में रिलेशंस लिटिल बिट आप देखिए कि डिक्लाइन ज़रूर से हुए थे, बट टर्की आप देखिए कि हमने ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड किया था जो ऑपरेशन दोस्त के थ्रू किया गया था जब वहाँ पे अर्थक्वेक का सिचुएशन हुआ था। ज़रूर से कुछ रिलेशंस में प्रॉब्लम है, कुछ डिक्लाइन होता है, बट ये डिप्लोमेसी का ये पार्ट है, अप एंड डाउन है वो डिप्लोमेसी का पार्ट हुआ करता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना और नोट डाउन करना, अपने नोट्स बनाना। तो थैंक यू।